हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आज के सेशन में मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने वाली हूँ इन रेफरेंस टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखो, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे देश भर में बहुत सारी बातें हो रही हैं। इनफैक्ट विदेशों में भी टिप्पणियां हो रही हैं सीएए को लेकर के। अमेरिका का कुछ कहना है, ब्रिटेन का कुछ कहना है और पाकिस्तान का कुछ कहना है, लेकिन हम दूसरों की बात ना करके अपने देश के सीएए को थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से समझते हैं। अब कुछ कंटेंशन ये भी यहाँ पर अराइज हो रही है, एलिगेशन उठ रहा है कि सीएए अपने नेचर में डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि शायद यहाँ पर तमिल ईलम्स को इंक्लूड नहीं करा गया गया है। कुछ ऐसी ऐसी इस प्रकार की चीजें हुई हैं, तो आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में नोटिफाई करा गया था, इसको होल्ड पे रख दिया गया था पिछले 4.5 साल से। और यूनियन गवर्नमेंट ने 11 मार्च को अब जाकर के नोटिफाई कर रहे हैं रूल्स सीएए को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि यहाँ पर कहते हैं कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, जो भाग करके इंडिया आ गई थी, इनको हम यहाँ पर सिटीजनशिप देना चाहते हैं, नागरिकता देना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि ना तो एक्ट में और ना ही रूल्स में कोई भी जिक्र है उन लोगों का जो भाग करके आ रहे हैं, जहां पर शब्द यूज हो रहा है रिलीजियस परसिक्यूशन, जो एक कंडीशन है कि लोगों को नागरिकता देने के लिए कंडीशन प्रिस्क्राइब करी गई है कि रिलीजियस परसिक्यूशन जिनका हुआ हो। अब इसके बारे में जो है कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि इसका तात्पर्य क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। रिलीजियस परसिक्यूशन किस तरह का रिलीजियस परसिक्यूशन? अगर मैं अलग वर्ड्स में बात करूं, कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो जो माइग्रेंट्स है जिनके पास किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, जो कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हैं, जिन्होंने एंटर करा है इंडिया में 31 दिसंबर 2014 के पहले, यहाँ पर इनको एंटाइटल करा गया है कि ये सीएए के तहत अप्लाई कर सकते हैं नहीं सिटीजनशिप के लिए, irrespective of whether they were seeking asylum। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उन्हें असाइलम चाहिए था फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन, प्रोवाइडेड दे आर नॉन मुस्लिम्स। अब बात इसी बात पर उठ रही है कि जो रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि मुस्लिम्स को पूरा साइडलाइन करा जा रहा है, इज रिट लार्ज ऑन द फेस ऑफ सीएए, जो यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट कर रहा है कि क्या ये चीज संवैधानिक है। क्योंकि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स यानी कि जो मुस्लिम्स नहीं है, जो इस्लामिक नेशन से आ रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये इस लॉ के बेनिफिशियरीज है, यानी कि इस लॉ से इनको फायदा होने वाला है। जैसे कि आपके हो गए रोहिंग्या रिफ्यूजीज, जो कि इंडिया में आए थे ड्यू टू रेजिंग जिनोसाइड हो रहा था जिनके अगेंस्ट हमारी नेबरिंग कंट्री म्यांमार में, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। जो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज थे जिन्होंने इंडिया में असाइलम लिया है, इन लोगों को किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है सीएए में। तो बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट के द्वारा, जो ये बता रहे हैं कि सीएए क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका नेचर आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का, जो हमारा संविधान बताता है ना, इसका कहीं ना कहीं वॉयलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप के लिए आधार बनाया जा रहा है धर्म को, और धर्म के आधार पर कोई भी चीज अभी तक तो संविधान अलाउ करता नहीं था। 200 से ज्यादा रिट पिटिशंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो चैलेंज कर रही हैं इस एक्ट की संवैधानिकता को, क्या ये एक्ट संवैधानिक है या नहीं है। अब जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है सीएए का, एक कुछ केसेस से समझा जा सकता है। केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2022 में, एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन पड़ी थी। केस का नाम है आना परवीन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यहाँ पर क्या था कि रिलीज मांग रहे थे एक 62 ईयर ओल्ड मैन का, जो कि डिटेंशन में थे, फॉरेनर्स डिटेंशन कैंप में 2015 से। इन आदमी का, इस मैन का जो नाम है वो है मोहम्मद कमर जी, जिन पर ये आरोप था कि ये एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनके जो बच्चे हैं, इन्होंने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करी थी, कहते हुए कि कमर जी की पैदाइश इंडिया की है, वो 1959 में इंडिया में हुए थे। अपेरेंटली क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे बच्चे के तौर पर जब वो 7-8 साल के थे, 1967 1968 के टाइम पर, और उनको एक वीजा मिला था उनको रिलेटिव से मिलने का। लेकिन उनकी मदर की डेथ हो गई पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान में ही रह गए अपने रिलेटिव्स के पास। पिटिशनर्स ने यहाँ पर बताया कि 1989 90 के अराउंड वो इंडिया वापस आए, और इंडिया में उन्होंने एक शहनाज बेगम नाम की महिला से विवाह करा, निकाह करा, जो कि एक हिंदुस्तानी नागरिक थी, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से थी। अब इनके इस विवाह से इनके 5 बच्चे हुए, जिसमें पिटिशनर्स शामिल हैं जिनके पास हिंदुस्तान की नागरिकता है। अब 2011 में पुलिस ने कमर जी को गिरफ्तार कर लिया, इन पर आरोप लगाते हुए कि एक इलीगल माइग्रेंट है, और फॉरेनर्स एक्ट 1946 में इनके अगेंस्ट चार्ज फाइल करा गया। ट्रायल कोर्ट ने इनको गिल्टी पाया सेक्शन 14 में, और इनको 3 महीने की सजा सुनाई। फरवरी 2015 में क्या हुआ, इनकी सजा पूरी हुई।
अब जो मोस्ट क्यूरियस पार्ट है केस का वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वो एक इलीगल माइग्रेंट थे, तो इनको यहाँ पर रिलीज अलाउ नहीं करी गई थी। इनके सेंटेंस कंप्लीशन के बाद भी, मतलब कि इनकी सजा पूरी हो गई, इसके बाद भी इनको रिहाई नहीं मिली थी। इनको एक फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। पाकिस्तान ने तो इनको नागरिक के तौर पर स्वीकारने से मना कर दिया, तो इनका जो डिटेंशन था वो कंटिन्यू करता रहा विदाउट एनी डेफिनेट टर्म, कोई इसकी लिमिट नहीं थी। अब इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट इनके बच्चों ने एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करी 2022 में इनकी रिलीज मांगते हुए। अब इस टाइम तक 2022 तक इनके 7 साल पूरे हो चुके थे डिटेंशन में। 3 साल की सजा 3 साल की नहीं, 3 महीने की सजा जेल में पूरी करने के बाद ये 2011 से 2022 का समय आ चुका था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस सिचुएशन की एब्सर्डिटी को समझा। एक आदमी जो कि हिंदुस्तान में सेटल्ड लाइफ जी रहा है, डिकेड्स हो चुके हैं, ठीक है, अब उसको यहाँ पर फोर्स करा जा रहा है कि उसको अपनी ओल्ड एज में एक डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ रहा है, जबकि जो सेंटेंस उनके ऊपर इम्पोज करा गया था वो उसको पूरा कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप लॉ में कुछ टेक्निकलिटीज हैं, उस वजह से। अब किसी भी पर्सन को आप कब तक डिटेन कर सकते हैं? इंडेफिनिटली तो नहीं कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन रेज करा था एक बेंच ने, जो हेड करी जा रही थी हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी द्वारा। इन्होंने अर्ज करा सेंटर को कि यहाँ पर एक जो है ह्यूमैनिटेरियन व्यू रखा जाए, इंसानियत के तौर पर देखा जाए, और बेंच ने इनकी इमीडिएट रिलीज को ऑर्डर करा और एसरटेन करा MHA से कि इस इंसान से किसी प्रकार का सिक्योरिटी रिस्क नहीं है और इनको एक लॉन्ग टर्म वीजा ग्रांट करा जाए। अब मान लीजिए ये डिटेन्यू इस केस में अगर नॉन मुस्लिम होते तो इनको बेनिफिट मिल जाता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, है कि नहीं? मिल तो जाता ही। CAA आपका 10 जनवरी 2020 से प्रभावी होना था, तो इनको तो उसका फायदा मिल जाता। लेकिन जो रूल्स हैं CAA को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो 11 मार्च को नोटिफाई करे गए हैं, राइट। अब ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति को क्या माना जा रहा है? इलीगल माइग्रेंट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्रोवाइजो है जो कि ऐड करा गया सिटीजनशिप एक्ट में बाय द CAA, सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज बी। अब इस प्रोवाइजो के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, कहाँ से? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश या पाकिस्तान से, जो इंडिया आया है बिफोर 31 दिसंबर 2014 विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उसको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं करा जाएगा। अगर वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो फिर कोई जरूरत भी नहीं है उनको एक फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर में रखने की, है ना। तो सोलली किसी व्यक्ति को उसके रिलीजन पर आधारित करके बहुत अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति मुस्लिम था तो वो इलीगल माइग्रेंट था, अगर वो मुस्लिम नहीं होता तो वो शायद इलीगल माइग्रेंट नहीं रहता लॉ की नजर में। दो अलग अलग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं हमें एक ही कानून से। जहां पर डिटेंशन हो रहा है, फ्रीडम को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि सिटीजनशिप एक्ट भेदभावपूर्ण है, तो काफी हद तक मुझे लगता है कि ये बात सच हो सकती है। क्या आपको भी ये लगता है? देखो, एक व्यू पॉइंट ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर आर्बिट्ररीनेस भी देखने को मिल रही है कि नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बहुत सारे केसेस में कहा है, जैसे कि आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस है जहां पर मैनिफेस्ट आर्बिट्ररीनेस देखने को मिल रही थी, तो उसको यहाँ पर स्ट्राइक डाउन करा गया क्योंकि आर्टिकल 14 का वॉयलेटिव था। तो यहाँ पर CAA को लेकर भी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स है, तो इनको भी सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हो गई है। तो देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एक और चीज बताना चाहूंगी, हाल ही में पाकिस्तान की एक रिफ्यूजी ने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करा था अगेंस्ट प्रपोज डेमोलिशन, क्योंकि जो रिफ्यूजीज हैं उनके अगेंस्ट डेमोलिशन हो रहा था DDA के द्वारा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। मैंने अपने लीगल अपडेट्स में इसको कवर भी करा था, और ज्यादा पहले नहीं, थर्सडे का ही, मतलब आपका 14 तारीख के करंट अफेयर्स में कवर्ड है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देखिएगा। पिटिशनर ने यहाँ पर ये बोला था कि CAA लागू हो जाने के बाद हमें लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, तो अभी क्यों नहीं मिल रहा है? अभी हमारा क्यों डेमोलिशन करा जा रहा है हमारे साथ? जब तक हमारी कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं हो जाती रहने की, तब तक हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल डेमोलिशन पर तो स्टे लगा दिया था, एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेते हुए। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन व्यू और सेगमेंट्स को लेकर के भी लेना चाहिए, क्योंकि हो ना हो, अना परवीन के केस में जो हुआ कहीं ना कहीं वो गलत तो हुआ, क्योंकि अगर वो व्यक्ति एक हिंदुस्तानी नागरिक हो सकता है तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आज की बात को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। आप लोगों को जो भी विचार हो आपके मन में, जो भी आपको लगता हो यहाँ पर, मुझे बताना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। देखिए, आपको तो यहाँ पर पता है, आप तो यहाँ पर मुझे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने कौन है, कौन बात कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता होता है कि मुझे कौन सुन रहा है, राइट। तो आपको एक काम करना है,
कि आपको अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्यक्त करने हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी, आज की डेट में अड्डा 24/7 जुडिशरी पर चल रही है सेल। जी हाँ, जुडिशरी के लेजेंडरी महापैक पर सेल चल रही है। क्या है मामला आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपके साथ में ज़रा स्क्रीन को शेयर कर दूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। आपको यहाँ पर कैसे काम करना है, कैसे एक्शन लेना है, मैं बताती हूँ। देखिए, आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर खोल रखा है। अभी आपके सामने आ रहा है। ओके, किसी कारण से ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है, मैं दूसरे ब्राउज़र में खोल लेती हूँ। नो वरीज़, कभी-कभी हो जाता है। ठीक है? तो आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर खोल लिया है। ठीक? अब यहाँ पर आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा अड्डा 24/7। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। पहले लिंक पर आ जाइएगा। पहले लिंक पर आने के बाद आपको जाना होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है अड्डा 24/7, इसके बगल में दिया है ऑल कोर्सेज। तो जब ये पेज लोड हो जाए, ऑल कोर्सेज में जाइएगा। ऑल कोर्सेज से नीचे जाना है पीसीएसजे जुडिशरी में। यहाँ पर देखिए, आपको जाना है स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे में। जब आप यहाँ पर जाते हैं, इसको व्यू ऑल कर लीजिएगा। व्यू ऑल करने के बाद देखिए, यहाँ पर आपका दिया है जुडिशरी का लेजेंडरी महापाठ। अब बाकी बैचेस भी दिए हैं, जैसे कि ऑल स्टेट जुडिशरी है, दिल्ली जुडिशरी का है, हरियाणा का है, झारखंड का है, बिहार का है, यूपी का है, एमपी का है, उत्तराखंड का है, राजस्थान का है, राइट। अलग अलग बैचेस लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब सब चीजें एक ही जगह पर मिल सकती हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक ही जगह पर देखिए। तो ये आपको मिल जाता है जुडिशरी के लेजेंडरी महापैक में, जो कि सिलेक्शन का महापैक है। क्यों? क्योंकि जो 12 बैचेस देखने को मिल गए, सारे के सारे आपको महापैक में इंक्लूडेड मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम है सिलेक्शन का महापैक। और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। कैसे? क्योंकि इस टाइम चल रही है सेल। आपको महापैक का फायदा क्या है, पहले ये बता देती हूँ। 2000 से ज्यादा घंटे की आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं। अगर आप किसी कारण लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं या बाद में रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, कोई अपर लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहें आप उतनी बार रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं। आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं यहाँ पर, और बाकी फ्यूचर में जितनी आएंगी आपको वो भी मिलेंगी। उसके बाद ई बुक्स आपको 2500 से ज्यादा मिलती हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप इंग्लिश और हिंदी में सब कुछ। और स्पेशली एक चीज यहाँ पर देखिए, जनरल स्टडीज फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशंस, इसके लिए अलग से 600 ई बुक्स है आपकी। इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। ये अड्डा 24/7 जुडिशरी के अलावा कोई भी नहीं करता है। वीडियोस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 116 वीडियोस मिल रहे हैं, पूरे कंप्लीट जी के जीएस के। तो आप इनको भी ले सकते हैं। सारी चीजें आपको महापैक में मिल जाती हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बाय नाउ करना है। 18,000 दिख रहा है ना, इतना नहीं देना है, बताती हूँ कितना देना है। बाय नाउ करके कूपन कोड लगाना है आपको Y625, Y625 यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा। Y625 जब आप लगाएंगे, जो कि मेरा कोड है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये बैच पड़ जाएगा। 16,500 रुपये लिख करके आ रहा है, लेकिन 16,500 भी नहीं पड़ेंगे। वॉट यू हैव टू डू, आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करने पर फ्री कॉइन्स मिल जाएंगे, उन फ्री कॉइन्स को यूज कर लीजिएगा। उन फ्री कॉइन्स को यूज करने के बाद आपको ये बैच 16,000 का पड़ जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक नंबर बता देती हूँ, कोड याद रखिएगा। कोड आपको यूज करना है Y625, क्योंकि ये मेरा कोड है, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मेरी मेंटोरशिप मिलती है। ठीक है, चलिए आपको मैं बता देती हूँ नंबर के बारे में। तो देखिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हिमांशु जी का नंबर है। आप इनको कॉल करके बोलिएगा कि दिव्यांशी मैम से नंबर मिला है और हम इस बैच को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, इस बैच के बारे में डिटेल जानते हैं। ही विल हेल्प यू आउट, वो आपकी पूरी मदद कर देंगे बैच को परचेज करने से लेकर के जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, सारी आपको उनकी मदद से पता चल जाएंगे। इनका नंबर है 8053022299। ठीक है, उसके अलावा कोई भी क्वेरी है, आप हमसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, तो आप इनको हिमांशु जी को कॉल करके पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अड्डा 24/7 जुडिशरी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। और महापाक में फटाफट से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि फायदे का सौदा है। 18 महीने के लिए आपके 16,000 रुपये लग रहे हैं, एक महीने के 1,000 रुपये भी नहीं है। इससे कॉस्ट इफेक्टिव और क्या ही लेंगे आप। चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने विचार, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन बताना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।